इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहली पुस्तक जो है वो है राज तरंगिणी और उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के कहलाते हैं और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ये पढ़ चुके हैं। अब भारत में प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी थी? प्री हिस्टोरिक इंडिया ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने ये पुस्तक लिखी थी। स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया था। किन्होंने? चीनी यात्रियों ने अपनी जो यात्रा की कहानियां थी उसमें भारत को इंतु कहा था। क्या कहा था? इंतु कहा था। और उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पढ़ चुके हैं हम, अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। पुरालिपि विद्या कहा जाता है। पुरालिपि विद्या कहा जाता है। भारतवर्ष का नाम सबसे पहले जिस अभिलेख में था वो था हाथी गुम्फा अभिलेख से। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसके बाद प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया था वी ए स्मिथ ने। वी ए स्मिथ ने तैयार किया था सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास। किसने? वी ए स्मिथ ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो उन्होंने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। 1800 सॉरी 1837 ईस्वी में। प्राचीनतम ग्रंथ भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को प्राचीनतम ग्रंथों का या वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। इसके बाद पौराणिक मान्यता के अनुसार
पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? के प्राचीनतम राजा प्राचीनतम राजा तो ये थे वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु थे। इसके बाद बात होती है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का? तो उसमें उल्लेख है गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो उसमें गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। कैसा संगठन है? संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और नारद स्मृति गुप्त वंश नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है। और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है।
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। पुरालेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन कहलाती है। पुरालेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन शिलालेखों का अध्ययन कहलाती है। पुरालेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन कहलाती है। और डार्विन को पुराविशेष का महानतम अन्वेषक माना गया है। डार्विन को पुराविशेष का महानतम अन्वेषक माना गया है। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला नाम से प्रसिद्ध है। रहला नाम से प्रसिद्ध है। और हेन सांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। बौद्ध स्तंभ से शुंग काल की जानकारी मिलती है। शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ से शुंग काल की जानकारी मिलती है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रहसूत्र पहले इसमें 8800 श्लोक थे। पहले इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। इसका नाम था जय संहिता। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शत्र सहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पहले इसमें इसे आश्वलायन ग्रहसूत्र कहा जाता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। फिर 24,000 श्लोक हुए। अंत में 1 लाख श्लोक के कारण से महाभारत या शतसहर्षि कहा जाने लगा। किताबुल हिंद की रचना
किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी ने की थी। मार्को पोलो द्वारा पांड राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है और पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार आया था और इन्होंने ही उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके बाद बात आती है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा जो अभिलेख थे वो थे बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। बंगाल शासक विजयसेन और ग्वालियर अभिलेख जो थे वो थे प्रतिहार नरेश भोज के बारे में। मंदसौर अभिलेख थे मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में। मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के बारे में। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन II के बारे में। और हाथी गुम्फा जो अभिलेख थे वो थे कलिंग नरेश खारबेल के बारे में। और जूनागढ़ अभिलेख थे रुद्रदामन के बारे में।